Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भूमि कानून। आज के इस व्याख्यान 9 में मैं आपको बताऊंगी भूमि अधिकारों में उभरते मुद्दों के बारे में। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे पिछले व्याख्यान 8 में मैंने उसमें भूमि विवाद और कानूनी उपचार के बारे में आपको बताया कि भूमि विवाद क्या होते हैं, क्या उनके कारण हैं भूमि विवाद होने के, और हमारे जो अधिनियम इसको जो नियंत्रित करते हैं हमारे भूमि स्वामित्व को, भूमि के उपयोग को, उनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि भूमि विवाद किसी भी भूमि के विशेष टुकड़े के कानूनी उस पे 2 लोगों की असहमति का होना, जैसे कि शीर्षक को लेके, स्वामित्व को लेके, कब्जे को लेके, तो इस तरह के विवाद जो उत्पन्न होते हैं उसे हम भूमि विवाद कहते हैं। और इन भूमि विवादों का सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे ये रहा है कि अधूरी जानकारी, कि कोई भी जो हम अपने कुछ भी लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, भूमि का विशेष टुकड़ा या कोई घर या फ्लैट, तो हम जो है उन बिल्डर्स की बातों में, मकान मालिकों की बातों में जो लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जानकारी छानबीन करना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर धोखाधड़ी उनके साथ होती है तो वहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं। तो वो ये यहाँ पे विवादों का प्रमुख कारण है कि अधूरी जानकारी होना। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे अधिनियम है, जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भारतीय अनुबंध अधिनियम, हमारा जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 अधिनियम, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, और हमारा भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899, इनके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे विभिन्न कानून यहाँ पे जो हैं इस चीज़ को, भूमि से संबंधित जितने भी अधिकार दिए गए हैं, भूमि से संबंधित जितने विवाद हैं, उनको यहाँ पे नियंत्रित करता है। और साथ ही हमने जाना यहाँ पे कानूनी उपचार के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सिविल प्रक्रिया है, कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको भी कोई विवाद अगर ऐसा आया है भूमि से संबंधित। वहीं हमारे पास जो है वैकल्पिक समाधान भी है, जिनमें मध्यस्थता जो है उसके द्वारा भी यहाँ पे जो भूमि से संबंधित विवाद है उनको दूर किया जा सकता है, दोनों पक्षों की सहमति के द्वारा। वहाँ पे न्यायालय जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी हमारा प्रावधान यहाँ पे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 8 की धारा 89 में यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ पे भी न्यायालय को ऐसा लगता है कि उनके बीच में समझौता होने की गुंजाइश है, तो वो उनको वहाँ पे मध्यस्थता के द्वारा अपना विवाद दूर करने के लिए भेजते हैं, और यहाँ पे दोनों पक्ष खुद भी, स्वयं भी ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको यहाँ पे बताया। आज मैं आपको यहाँ पे भूमि अधिकारों में उभरते मुद्दों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस व्याख्यान में भारत में भूमि अधिकारों का क्या इतिहास रहा है, भूमि और भूमि सुधार के क्या-क्या यहाँ पे उद्देश्य रहे हैं, कृषि विकास में भूमि सुधारों की क्या भूमिका रही है, और भारत में भूमि अधिकारों में उभरते मुद्दे, इनके बारे में मैं यहाँ पे आज अपने इस व्याख्यान में बताऊँगी। विकासशील और अविकसित देशों में हाशिए के लोगों और समुदायों के लिए भूमि पहचान का प्रतीक है और अक्सर आजीविका का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि जो हमारा भूमि कानून है ये देश के कानूनी और सामाजिक आर्थिक ढांचे की आधारशिला है। क्योंकि यह भूमि के स्वामित्व, भूमि के उपयोग, भूमि के जो भी इस तरह का हमारा है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे भूमि एक महत्वपूर्ण संपत्ति रही है, जिससे यहाँ पे आजीविका का यह एकमात्र स्रोत माना जाता रहा है। सभी भारतीयों में से लगभग 60% अपनी आजीविका के लिए सीधे भूमि पर निर्भर हैं। भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं है, यह व्यक्तिगत गरिमा और सामुदायिक पहचान,
इतिहास और संस्कृति के लिए भी केंद्रीय है। तो यहाँ पे हमारे जो भारतीय हमारे नागरिक हैं, उनमें उनकी जो 60% यहाँ पे मैंने बताया कि उनकी जो आजीविका है, उनके जीने का जो वो है भूमि पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ पे भूमि से ही उनको जो मिलता है पैसा, खाना-पीना, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, तो ये कहीं न कहीं जो भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन के रूप में ही नहीं देखा जाता, ये व्यक्तिगत गरिमा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, भूमि है, उसकी सामुदायिक पहचान, संस्कृति, इसके लिए भी ये केंद्रीय रहा है। एक समय था जब मनुष्य में संपत्ति थी, राजा के पास सब कुछ था, ज़मीन, मवेशी। संपत्ति को पुराने दिनों में आपके पास मौजूद गायों और बैलों के संदर्भ में मापा जाता था। भूमि में संपत्ति तब अधिक महत्वपूर्ण हो गई। मनुष्य में संपत्ति देखो, एक समय से हमेशा ये चीज़ जो है बहुत ही प्रमुख रही है कि जिसके पास जितनी गाय, बैले, भैंसे होते थे, उस टाइम पे ये माना जाता था कि उनके पास संपत्ति है। तो यहाँ पे भूमि में संपत्ति तब अधिक महत्वपूर्ण मानी भी जाती थी। ग्रामीण भारत में भूमि तक पहुँच का मौलिक महत्व भी रहा है। गरीबी की घटना भूमि तक पहुँच की कमी के साथ अत्यधिक सहसंबंध है। 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों की यहाँ रक्षा की और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति के मौलिक अधिकार को शामिल करने के माध्यम से पहली बार महिलाओं और दलितों या अनुसूचित जातियों सहित सभी भारतीयों को समान संपत्ति के अधिकारों की गारंटी दी। तो हमारे भारतीय संविधान में भी यहाँ पे जो अनुच्छेद रहा है पहले 19(1)(f) में, वहाँ संपत्ति से संबंधित अधिकार हमारे नागरिकों को दिए गए कि वो कोई भी भूमि से संबंधित उनका जो निपटान है या वो अपना लेना चाहते हैं या उनका क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे नियंत्रित करता है। हमारा अनुच्छेद 19 गारंटी देता है, उनके संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे रक्षा मिलती है और वो कोई भी इस तरह का अगर उनके साथ कुछ होता है तो यहाँ पे अपना जो अधिकार है वो यहाँ पे मांग सकते हैं इस अनुच्छेद द्वारा। किंतु यहाँ पे 44वें संशोधन के बाद यह मौलिक अधिकार अब हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया, क्योंकि एक तरीके से तो इसे पुनर्स्थापित ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब अनुच्छेद 300A में ये जो अधिकार है वो दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर संपत्ति से संबंधित कुछ भी वो चाहिए तो वो यहाँ पे 300A के अनुच्छेद के माध्यम से ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि भारत में भूमि अधिकारों का क्या इतिहास रहा है। इसमें वेद भूमि अनुदान का निषेध करते हैं, क्योंकि सभ्यता के उदय में हमारे कई रीति रिवाज, अनुष्ठान, विश्वास, भूमि धारण पैटर्न आदि दिन प्रतिदिन के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और वास्तविकताओं से पैदा हुए थे। यह विचार कि भूमि खरीद और बिक्री की वस्तु हो सकती है अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। तो ये जो हमारे उस टाइम पे वेदों के टाइम पे जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे, जो भी विश्वास और जो भूमि धारणा यहाँ पे बनी हुई थी कि दिन प्रतिदिन दिन के जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वास्तविकताएं हैं, वो इसी से ही यहाँ पे पैदा हुए थे। और यह विचार कि भूमि खरीद और बिक्री की वस्तु हो सकती है, उस टाइम तक यह स्थापित नहीं हुआ था। आदिवासी काल के दौरान भूमि स्वामित्व ऋग्वेद के दिनों के आदिवासी सेटअप में, यानी 1500 ईसा पूर्व से पहले, जनजाति के प्रत्येक पुरुष सदस्य को शिकार की सामूहिक गतिविधि में काम करना पड़ता था। जब शिकारियों के विघटनकारी आदिवासी समाज ने कृषि को अपना प्रमुख व्यवसाय माना, तो शुरुआत में सामूहिक रूप से भूमि का स्वामित्व था। जनजाति के प्रत्येक सदस्य को सामूहिक रूप से जनजाति का उत्पादन करने का समान अधिकार था। तो ऋग्वेद के दिनों में भी जो आदिवासी काल से हमारा चला आ रहा था कि वो शिकार के द्वारा अपना वहाँ पे निर्वाह करते थे। तो जब शिकारियों के विघटनकारी आदिवासी समाज में भी कृषि को उन्होंने अपना प्रमुख व्यवसाय बनाया, तो शुरुआत में सामूहिक रूप से भूमि का स्वामित्व था, क्योंकि उन्होंने भी वो शिकार वाली गतिविधियों को छोड़ यहाँ पे कृषि को अपना प्रमुख व्यवसाय माना। तो जनजाति के प्रत्येक सदस्य को सामूहिक रूप से जनजाति का उत्पादन करने का उस टाइम पे अधिकार मिला। भूमि स्वामित्व के अधिकार पर मनुस्मृति का यहाँ पे क्या वो है, एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार मनुस्मृति, भूमि उसकी थी जिसने पहले लकड़ी को साफ किया और एक हिरन उसकी थी जिसने पहले उसे घायल किया। यह दोहा यहाँ स्पष्ट करता है कि कम से कम शुरुआत करने के लिए
भूमि की संपत्ति का शीर्षक इसे खेती योग्य बनाने में लगाए गए श्रम से संबंध था। तो मनुस्मृति के टाइम पे भी यहाँ पे जो सबसे पहले हिरन को घायल करता था और लकड़ी को साफ करता था, तो यह माना जाता था कि भूमि उसकी है और भूमि की संपत्ति का शीर्षक इसे खेती योग्य बनाने में भी वहाँ पे वो अपने लगाए गए श्रम से यहाँ पे संबंध था। पूर्व ब्रिटिश परिदृश्य परंपरागत रूप से अंग्रेजों के आने से पहले भारत में भूमि का निजी स्वामित्व एक अपरिचित विचार था। भूमि आमतौर पर सामूहिक रूप से ग्राम समुदाय के स्वामित्व में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल द्वारा एक उचित भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत भूमि को मापा जाता था, वर्गीकृत किया जाता था और तदनुसार किराया तय किया जाता था। जब सत्ता का पट्टा अंग्रेजों के हाथों में चला गया तो भारत में भूमि के स्वामित्व के पैटर्न में एक आमूल-चूल परिवर्तन देखा गया, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का जो निजी स्वामित्व था ये एक अपरिचित विचार था, क्योंकि भूमि जो है आमतौर पर सामूहिक रूप से ग्राम समुदाय के स्वामित्व में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान भी यह भू राजस्व प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रणाली के तहत भी भूमि को मापा जाता था, फिर उसका वर्गीकरण होता था, तदनुसार किराया तय किया जाता था। यह अकबर के शासनकाल तक ऐसा चलता रहा। जब सत्ता का पट्टा अंग्रेजों के हाथों में चला गया तो उन्होंने इस पैटर्न में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन यहाँ पे लाया और ब्रिटिश शासन के तहत जो भूमि स्वामित्व का पैटर्न रहा वो हमारा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत जमींदारों नामक जमींदारों का एक वर्ग बनाया गया था, जिनकी जिम्मेदारी उनके स्वामित्व वाली भूमि के लिए सरकार को एक निश्चित किराया देना था। तब यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार के हाथों में ये सत्ता का पट्टा चला गया तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की सबसे पहले शुरुआत की और इस प्रणाली के द्वारा उन्होंने जितने भी ज़मींदार थे उनका एक वर्ग बनाया और जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पे स्वामित्व वाली भूमि के लिए सरकार को एक निश्चित किराया देना था कि वो वहाँ से जो भी कमाई आ रही है खेतों से भूमि से वो वहाँ पे उसका किराया जो है ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो इस तरह उन्होंने एक ज़मींदारों का यहाँ पे वर्ग बनाया। रैयतवाड़ी प्रणाली, इस प्रणाली के तहत भूमि के मालिक ने किसी भी बिचौलियों की अनुपस्थिति में सीधे सरकार को किराया और कर दिया। यह मद्रास में शुरू हुआ और बाद में बॉम्बे में भी अपनाया गया। जो ये रैयतवाड़ी प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत जो भूमि के मालिक थे उन्होंने किसी भी बिचौलियों की अनुपस्थिति में, क्योंकि तब कोई बिचौलिए वहाँ पे नहीं थे, तो उन्होंने सीधे सरकार को किराया और कर दिया। तो सबसे पहले ये यहाँ पे मद्रास में शुरू हुआ, बाद में इसे बॉम्बे में भी अपनाया गया और यह प्रणाली यहाँ पे विलियम बेंटिक की सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत ज़मींदार राज्य को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। इन ज़मींदारों या ज़मींदारों के नियंत्रण में एक पूरा गांव था और या मैं कहना चाहूँ यहाँ गाँवों का एक समूह था। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलवारी प्रणाली प्रचलित थी। तो यह जो प्रणाली रैयतवाड़ी प्रणाली यहाँ पे विलियम बेंटिक की सरकार ने शुरू की थी, इसके तहत जो ज़मींदार थे वही राज्य के राजस्व को भुगतान के लिए ज़िम्मेदार थे, क्योंकि इन ज़मींदारों के नियंत्रण में पूरा गांव था। और उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य भारत में हमने यहाँ पे महलवारी प्रणाली का प्रचलन यहाँ पे देखा। आज़ादी के बाद से जो हमारे इसमें भूमि सुधार आया है वो उसकी एक यहाँ पे मैं आपको छवि बताना चाहूँगी कि भूमि की समस्या की जांच करने के लिए जैसे कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी और कुमारप्पा समिति की रिपोर्ट में व्यापक कृषि सुधार उपायों की यहाँ पे सिफारिश की गई थी। स्वतंत्र भारत के भूमि सुधारों के यहाँ पे 4 घटक थे। सबसे पहले बिचौलियों का उन्मूलन, किराएदारी सुधार, भूमि जोत पर छत तय करना और भूमि जोतों की चकबंदी। तो यहाँ पे जो भूमि की समस्या की जितने भी वो थे उसमें भूमि सुधार लाने के लिए
आज़ादी के बाद यहाँ पे कुमारप्पा समिति की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों की सिफारिश की गई और यहाँ पे स्वतंत्र भारत के भूमि सुधारों में सबसे प्रमुख बिचौलियों का उन्मूलन था कि उनका वहाँ पे उन्मूलन किया जाए और इस तरह वहाँ पे जो है निर्देश किया गया और किराएदारी सुधार में वहाँ पे कि उनका कितना वो करना है, कैसे वो भूमि का उपयोग करेंगे, कब उनको जो है वहाँ पे जाने की जो है वो दी जाएगी। तो भूमि जोतों की चकबंदी का भी यहाँ पे जो है सुधारों में अहम भूमिका रही है। आज़ादी के बाद से भारत में भूमि नीति मोटे तौर पर 4 चरणों से गुजरी है। तो ये जो नीति है यहाँ पे भी यह 4 चरणों में से गुजरी है, जैसे कि सबसे पहला और सबसे लंबा चरण यहाँ पे आज़ादी के बाद 1950 से 72 तक देखा गया। यह भूमि सुधारों की विशेषता थी जिसमें 3 प्रमुख प्रयास शामिल थे। बिचौलियों का उन्मूलन, किराएदारी सुधार और भूमि छत के माध्यम से भूमि पुनर्वितरण। बिचौलियों का उन्मूलन अपेक्षाकृत सफल रहा, लेकिन किराएदारी सुधार और भूमि की छत नहीं थी। तो ये हमारा सबसे लंबा चरण रहा जिसमें बिचौलियों का उन्मूलन तो यहाँ पे सफल रहा, लेकिन जो किराएदारी सुधार और जो भूमि की छत यहाँ पे उनको तब भी नहीं मिली थी इस चरण में। दूसरा चरण जो हमारा यहाँ पे 1972 से 1985 तक चला, पहले से असंचित भूमि पर खेती करने पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया कि जो इस तरह की हमारी भूमि है जिसको वहाँ पे अभी तक सिंचाई नहीं की गई है, जो कि एक बंजर तरह की ज़मीन है, तो उसमें असिंचित भूमि पर यहाँ पे खेती पर ध्यान दिया गया। तो दूसरे चरण में सबसे प्रमुख यहाँ पे यही रहा कि जितने भी असंचित भूमि थी उन पे उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तीसरा चरण 1985 से 1995 तक यहाँ पे चला। इस चरण के दौरान पंधारा विकास, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास और मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। केंद्र सरकार ने बंजर भूमि और नियमीकृत भूमि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बंजर भूमि विकास एजेंसी की स्थापना की। तो जो हमारा तीसरा चरण 1985 से 1995 तक यहाँ पे चला, तो इस चरण के दौरान उन्होंने जितना भी सूखा प्रवण क्षेत्र था उसका विकास यहाँ पे किया, पंधारा विकास यहाँ पे किया, जो भी मरुभूमि क्षेत्र थे उसके लिए यहाँ पे उसके विकास के लिए यहाँ पे DADP कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए गए और केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे जो बंजर भूमि थी और उस पे ध्यान देना यहाँ पे शुरू किया और इस तरह उन्होंने एक भूमि विकास एजेंसी की स्थापना तीसरे चरण में यहाँ पे की। चौथा और सबसे हालिया चरण जो कि 1995 के बाद से यहाँ पे शुरू हुआ, इसमें भूमि कानून को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में विवादों पर ध्यान केंद्रित किया और भूमि कर प्रशासन को बढ़ाने का प्रयास किया, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों में स्पष्टता। तो चौथे और जो अभी जो चरण चल रहा है इसमें भूमि कानून को जारी रखने की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता के बारे में यहाँ विवाद हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया गया सरकार द्वारा और जो भी भूमि कर प्रशासन को बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों में यहाँ पे स्पष्टता देखने को मिली। अब मैं बताना चाहूँगी भूमि सुधारों के पहले चरण खाद्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी के विस्तार और प्रतिगामी संस्थानों को समाप्त करने पर केंद्रित थे। गरीबी को दूर करने की ज़रूरत है। भूमि सुधार उपायों को राजकृष्ण द्वारा 4 श्रेणियों में यहाँ पे विभाजित किया गया था। एक भारतीय अर्थशास्त्री जो यहाँ पे रहे हमारे, तो भूमि सुधारों के जो पहला चरण यहाँ पे खाद्य उत्पादन रहा, प्रौद्योगिकी विस्तार और प्रतिगामी संस्थानों को समाप्त करने पर यहाँ पे इनका फोकस था, केंद्रित थे। तो गरीबी को दूर करने की उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी। तो ये जो हमारा 4 श्रेणियों में से विभाजित किया गया उनमें सबसे प्रमुख है मुक्ति। मुक्ति उपायों ने जमींदार के उत्पीड़न से मिट्टी के असली टीलर को मुक्त करने का प्रयास किया। यह किराएदार को भूमि स्वामित्व या व्यवसाय अधिकार प्रदान करके पूरा किया गया था। कुछ राज्यों में किराया फिक्सिंग भी की गई थी, जैसे कि पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन बरगा, जहां किराएदारी का दस्तावेजीकरण किया गया था। तो इस मुक्ति जैसे इस चरण में इस श्रेणी के द्वारा यहाँ पे ज़मींदारों के जो उत्पीड़न से चले आ रहे जो हमारे किराएदार थे उनको यहाँ पे भूमि स्वामित्व मिला, उनको व्यवसाय अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए और कुछ राज्यों में यहाँ पे किराया फिक्सिंग भी देखा गया।
वितरणात्मक दूसरी श्रेणी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी वितरणात्मक के बारे में। वितरण उपायों का उद्देश्य यहाँ पे गरीबों को मूर्त संसाधन प्रदान करके ऐसा करना था जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी दी गई थी, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें उत्पादक संसाधन के रूप में भूमि की आवश्यकता थी। यह प्रमुख भूमि सुधारकों से भूमिहीनों, विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों से भूमि स्वामित्व को फैलाकर पूरा किया गया था। तो इस वितरण उपायों का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य ही यह रहा कि जो हमारे भारतीय संविधान में गारंटी दी गई है, हमारे जो वहाँ पे प्रावधान हैं जिसमें हमारे 244 में जनजाति और स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों को यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। वहीं हमारे पास जो हमारा ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वहीं हमारे पास 300A अनुच्छेद है। तो उनके द्वारा जो गारंटी दी गई है उससे उन लोगों को जिन्हें उत्पादक संसाधन के रूप में भूमि की आवश्यकता थी, उनको वहाँ पे प्रदान किया गया। और यह प्रमुख भूमि सुधारकों से जो जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों से भूमि स्वामित्व को फैलाकर पूरा किया गया था। तो जिनके पास ज़्यादा थी उनसे वहाँ पे लेके भूमिहीनों को भूमि प्रदान करके उनको भूमि स्वामित्व दे के यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों को मूर्त संसाधन प्रदान किया जाए। वहीं पे हमारा जो तीसरी श्रेणी यहाँ पे है संगठनात्मक 1960 के दशक के मध्य में एक विशिष्ट तीसरी श्रेणी जो यहाँ पे रही है वह है संगठनात्मक। 1960 के दशक के मध्य में एक विशिष्ट प्रकार के कृषि उत्पादन अभ्यास को चुनने और निष्पादित करने के उद्देश्य से संगठनात्मक परिवर्तन तकनीकी प्रगति के समर्थन से यहाँ पे लागू किए गए थे। तो इस श्रेणी के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के जो कृषि उत्पादन अभ्यास है वो यहाँ पे शुरू किए गए और ये जो तकनीकी यहाँ पे संगठनात्मक परिवर्तन तकनीकी प्रगति के समर्थन से यहाँ पे इस चीज़ को लागू किया गया। चौथी श्रेणी में हमारा यहाँ पे है विकासात्मक सुधारों ने भूमि नीति से संबंधित अतिरिक्त चिंताओं को संबोधित किया, जिसने पूरे कृषि उद्योग के विकास को यहाँ प्रभावित किया। जैसा कि इसके नाम से ही है कि यहाँ पे विकास हुआ है। विकासात्मक सुधारों ने भूमि नीति के ऊपर यहाँ पे जोर दिया, उनकी चिंताओं को यहाँ पे संबोधित किया गया, जिससे पूरे कृषि उद्योग में एक विकास यहाँ पे देखा गया। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इन भारत में भूमि अधिकारों का क्या महत्व रहा है। भारत में भूमि अधिकार कई चरणों से महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। जैसे कि कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है और यह कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे भूमि जो है हमेशा से एक महत्वपूर्ण संपत्ति रही है। किसानों की आजीविका के लिए भूमि अधिकार महत्वपूर्ण है। उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें भूमि में निवेश करने, कृषि प्रथाओं में सुधार करने और ऋण सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। तो यह उस टाइम पे हमारे जो है किसानों की हमेशा से आजीविका रही है, उसमें इसने अहम भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें भूमि से निवेश करने देना, भूमि प्रथाओं में सुधार लाना। तो कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि प्रधान रही है। सामाजिक न्याय, भूमि अधिकार सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और भूमिहीन किसानों जैसे हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षित भूमि कार्यकाल इन समुदायों को आर्थिक उत्थान के साधन प्रदान करके और शोषण और विस्थापन की वैधता को कम करके सशक्त बनाता है। तो जो भूमि अधिकार है, क्योंकि भारत में भूमि कानून देश के कानूनी और सामाजिक आर्थिक ढांचे का यहाँ पे आधारशिला है, तो कहीं ना कहीं ये जो भूमि अधिकार है ये सामाजिक न्याय और समानता भी यहाँ पे सुनिश्चित करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। खासकर देखा जाए तो जितने भी दलित हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनके लिए यहाँ पे इसकी अहम भूमिका रही है।
अगर हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो वहाँ पे भी इनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि इनको जो है भूमिहीन ना किया जाए। वहाँ पे उनके लिए भी भूमि की सुरक्षा और उससे संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको दिए जाएँ। सुरक्षित भूमि कार्यकाल इन समुदायों को आर्थिक उत्थान के साधन प्रदान करके और उनके शोषण को ख़त्म करके और विस्थापन की वैधता को कम करके सशक्त बनाना था। शहरीकरण और औद्योगीकरण, तेजी से जब शहरीकरण और औद्योगीकरण यहाँ पे हुआ, भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ा। ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के हितों की रक्षा करने, जबरन बेदखली को रोकने और बुनियादी ढांचे या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित भूमि अधिकार आवश्यक हैं। तो जैसे ही यहाँ पे शहरीकरण और औद्योगिकरण यहाँ पे आया के साथ जैसे ही तेज़ी यहाँ पे आई, वहीं पे भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के हितों की रक्षा करना, उनके जबरन बेदखली को यहाँ पे रोकना, उनके बुनियादी ढांचे को यहाँ पे बनाए रखना, तो कहीं न कहीं उस भूमि अधिग्रहण के मामलों में उन्होंने उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित भूमि अधिकार यहाँ पे ज़रूरी हुए। पर्यावरण संरक्षण भी यहाँ पे एक प्रमुख कारण रहा है। भूमि अधिकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से निकटता से जुड़े हुए हैं। सुरक्षित भूमि कार्यकाल स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर भूमि क्षरण, वनों की कटाई और अतिक्रमण को कम करता है। तो भूमि अधिकार हमारा जो है वो पर्यावरण को संरक्षण देने के प्रयासों में भी यहाँ पे निकटता से जुड़े रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर सुरक्षित भूमि जो कार्यकाल स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहन यहाँ पे जो मिलेगा और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पे जब भूमि क्षरण, वनों की कटाई इनको रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं वह हमारे पर्यावरण संरक्षण में भी एक अहम कदम होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, भारत के कई हिस्सों में पितृसत्तात्मक मानदंडों और भेदभावपूर्ण विरासत प्रथाओं के कारण महिलाओं की भूमि संसाधनों तक सीमित पहुंच और नियंत्रण है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और गरीबी के लिए महिलाओं के लिए समान भूमि अधिकार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि और संपत्ति तक महिलाओं का पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता कहीं ना कहीं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है और वही सतत विकास और संबंध विकास के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पे उनको बराबर का जो है यहाँ पे अधिकार दिया जाए, और उसके लिए हमारे बहुत सारे अधिनियम हैं जिन्होंने इस चीज़ को कम करने में यहाँ पे अहम भूमिका भी निभाई है। क्योंकि जो लैंगिक असमानता यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं, उसमें भी यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण का बढ़ाने से यहाँ पे इसकी आवश्यकता है कि उस चीज़ को यहाँ पे कम किया जाए, लैंगिक असमानता को। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी भूमि अधिकार और भूमि सुधार के उद्देश्य, कि इनका भूमि अधिकार और भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है, जैसे कि कृषि विस्तार, कृषि प्रसंस्करण, विपणन और मूल्यवर्धित सेवाओं में भूमि धारकों द्वारा निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना। यह खाद्य कीमतों को स्थिर करने और घरेलू आय बढ़ाने में भी योगदान देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो जो मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे है वो कृषि विस्तार, उसका जो कृषि प्रसंस्करण यहाँ पे है, उसके द्वारा यहाँ पे जो खाद्य कीमतों को स्थिर करने और घरेलू आय बढ़ाने में भी योगदान मिलता है। गरीबी को कम करना और भूमिहीन, गरीब और सीमांत किसानों को ऋण और बाजार सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना, ये भी यहाँ पे उद्देश्य है कि जो हमारी गरीबी है, क्योंकि भारत घनी आबादी वाला देश है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में अभी भी इस तरह के संसाधन उनको नहीं मिलते हैं, तो उस गरीबी को यहाँ पे कम करना, और जो भूमिहीन गरीब हैं और जो सीमांत किसानों को यहाँ पे ऋण देना पड़ता है, तो उनको उस बाज़ार की सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके उनकी आयों में वृद्धि करना है। वहीं भूमि पुनर्वितरण के लिए एक स्थायी
कुशल और न्याय संगत तंत्र प्रदान करना है, जिनको यहाँ पे भूमि से जब उनको निकाला, उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनको उनकी पुनर्स्थापना के लिए हाँ, ठीक है। भूमि पुनर्वितरण के लिए एक स्थायी, कुशल और न्याय संगत तंत्र प्रदान करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनसे भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो उनके लिए पुनर्वास, पुनर्स्थापना, पुनर्वितरण के लिए एक कुशल और न्याय संगत तंत्र उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनके जो भी वहाँ पे उनके ऑब्जेक्शन हैं, उनको जो भी उनकी यहाँ पे शंकाएँ हैं, उन सबको दूर करने के लिए और इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक न्याय संगत तंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। सतत विकास के लिए योजना बनाने में सभी हितधारकों को शामिल करके वनों, जल, मत्स्य पालन आदि सहित प्राकृतिक संसाधनों के समग्र प्रबंधन में सुधार करना है। तो वहीं पे हमारा जो सतत विकास तभी हो पाएगा और उसके लिए योजना जो है तभी सिद्ध हो पाएंगी, जब यहाँ पे जो भी हमारे वन हैं, मत्स्य पालन, जल आदि सहित जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं, उनके समग्र प्रबंधन में सुधार लाना। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका क्या रही है। भूमि सुधार अंततः भूमि विकास और वितरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में एक सेकेंड, अब रेस्ट ही कर लो। अब मैं बताना चाहूँगी कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका, जिसमें सबसे प्रमुख है भूमि सुधार। अंततः भूमि विकास और वितरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर जाता है। छोटे किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट प्राप्त करने से बहुत लाभ हुआ, जो पहले उनकी पहुंच से परे थे। तो कृषि में जो विकास आया है, हमारे जो ये भूमि सुधारकों की यहाँ पे अहम भूमिका रही है, जिसकी वजह से जो छोटे किसानों को सरकार द्वारा यहाँ पे प्रदान किए गए जो इतने इनपुट प्राप्त करने से लाभ हुआ, वो पहले इनकी पहुँच से परे था। वहीं कृषि विकास और उत्पादकता में वृद्धि ने अधिक आय की गुंजाइश पैदा करके किसानों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाया, जिससे ग्रामीण समुदाय में गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। बिचौलियों की कम भागीदारी वास्तविक भूमि धारकों को संपूर्ण कृषि गतिविधियों पर अपनी स्थिति और अधिकार को मजबूत करने की अनुमति देता है। इससे उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब बिचौलियों का यहाँ पे भागीदारी कम हो जाएगी, तो वहीं पे जो वास्तविक भूमि धारक हैं, जो वहाँ पे उनके पास संपूर्ण कृषि गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, अपनी स्थिति और अधिकार को मजबूत करने की यहाँ पे उनको जो अनुमति दी गई, इससे उन्हें अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान करने में मदद मिली। भूमि सुधारों की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भूमि उपयोग के तरीकों के पुनर्गठन के लिए रणनीतिक उपाय शामिल हैं। खेती को बढ़ावा देने, विपणन में सहायता करने और सुधारों के लाभों को प्राप्त करने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण ऋण प्रणाली में प्रमुख सुधार देखे गए। क्योंकि भूमि सुधारों की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का जो यहाँ पे समग्र विकास हुआ है, भूमि उपयोग के तरीकों का पुनर्गठन के लिए जो ये रणनीतिक उपाय यहाँ पे शामिल किए गए, उससे खेती को यहाँ पे बढ़ावा मिला, विपणन में यहाँ पे सहायता मिली, सुधारों के लाभों को यहाँ पे दिया गया। तो लोगों को शिक्षित करने में यह जो ग्रामीण ऋण प्रणाली का यहाँ पे वो देखा गया, उसमें बहुत सारे यहाँ पे सुधार हुए।
भूमि सुधारों के एक भाग के रूप में भूमि के वितरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए भूमि जोत का अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया, क्योंकि जब उनमें भूमि का वितरण होगा तो उनमें समानता होना बहुत ज़रूरी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे जो भूमि जोत का अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र है उसको यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया, ताकि लोगों में ये समानता बनी रहे, उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ किसी को तो ज़्यादा मिला है, उनको यहाँ पे जो है कम दिया गया है। तो इस तरह की समानता को बनाने में उन्होंने यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र भी निर्दिष्ट किए। सरकार द्वारा सुझाई गई सहकारी खेती योजना ग्रामीण क्षेत्र में भूमि मालिकों को खेती के उद्देश्यों के लिए भूमि तक पहुंचने के लिए एक सहकारी संरचना बनाने की अनुमति भी दी। इस प्रणाली ने छोटे भूमिधारकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विपणन संरचना में अपनी सौदेबाजी की शक्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस तरह की जितनी भी सरकार द्वारा जो योजनाएं यहाँ पे शुरू की गई वह ग्रामीण क्षेत्र में भूमि मालिकों को खेती के उद्देश्यों के लिए भूमि तक पहुँचने के लिए एक जो सहकारी संरचना उनको यहाँ पे मिली, और उनका जो प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण यहाँ पे जो छोटे भूमि सुधारकों को इस प्रणाली के द्वारा मिला, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोत्साहन जो है बना रहा। अब मैं बताना चाहूँगी भारत में भूमि अधिकारों में उभरते मुद्दों के बारे में, जिनमें से बिल्कुल भूमिहीनों के लिए यहाँ पे भूमि होना ये है एक हमारा सबसे मेन प्रमुख मुद्दा है। भारत में अब तक ग्रह पर ग्रामीण भूमिहीन लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। ग्रामीण भूमिहीनता गरीबी से निकटता से जुड़े हुए हैं। गरीबी कम करने के प्रयासों में भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल होने चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हमने कहा है कि भारत शुरू से एक घनी आबादी वाला देश रहा है, तो जहाँ पे ग्रामीण भूमिहीनता गरीबी से निकटता से उनकी जुड़ी हुई है, क्योंकि जिनके पास भूमि नहीं होती वह बेचारे अपनी आजीविका को देखने में करने में यहाँ पे असमर्थ होते हैं। तो उस गरीबी को कम करने के प्रयास में यहाँ पे जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। वहीं अनौपचारिक व्यवसाय को नियमित करना भी यहाँ पे अति आवश्यक है, क्योंकि यह भी एक मुद्दा रहा है हमेशा से। लाखों गरीब ग्रामीण और शहरी परिवार लंबे समय से सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के निवासी और उपयोगकर्ता हैं, लेकिन उनके पास भूमि पर औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं है। इसमें आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, कृषि खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, गैर लकड़ी वन उत्पादों के लिए और अन्य सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल है। तो जितने भी हमारे लाखों गरीब ग्रामीण और शहरी परिवार लंबे समय से एक सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के निवासी और उपयोगकर्ता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको एक औपचारिक कानूनी अधिकार कभी नहीं दिए गए। तो इसमें आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, जैसे कि कृषि की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि या अन्य सामुदायिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली भूमि यहाँ पे शामिल है। तो अब जो हमारे अधिनियम यहाँ पे आए हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक कानूनी अधिकार भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा शुरू से यहाँ पे चलता आया है। अब मैं यहाँ पे बात आपको बताना चाहूँगी भूमि प्रशासन के बारे में। भूमि और कृषि प्रशासन, भूमि और कृषि प्रशासन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में दो स्वतंत्र विभाग हैं। हालांकि यह कृषि से अलग गैर कृषि भूमि उपयोग की निगरानी करने में मदद करता है। एकीकरण की कमी असहज प्रशासनिक शासन पैदा करती है। ऐसे कई विभाग हैं जो भूमि नीति के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं और वस्तुतः स्वतंत्र रूप से। इनमें भूमि राजस्व, सर्वेक्षण, निपटान, भूमि प्रशासन, भूमि डाटा और भूमि कानून शामिल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग भूमि प्रशासन विशेष रूप से निम्नलिखित भूमि से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, और इसके कई कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय ढांचे को निर्धारित करते हैं। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों को दिशा निर्देशों के रूप में पारित किया जाता है, लेकिन अंतिम डिज़ाइन के रूप में अधिक बार राज्य स्तर पर भूमि विकास बोर्ड है।
भूमि और कृषि प्रशासन का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार हैं, दोनों में ये दो स्वतंत्र विभाग हैं। देखिए, केंद्र का तो यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे वो अधिनियम लाते हैं या कोई भी यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है उनके ग्रामीण विकास के लिए या फिर उनके शहरी उसके लिए, तो ये जो यहाँ पे विकास किया जा रहा है वो हर राज्य का भूमि से संबंधित उनके पास अधिकार है कि वो अलग-अलग कानून वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हर राज्य का एक अपना यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार हमें भारतीय संविधान में उनको दिया गया है। तो ये जो हमारा प्रशासन है, जो दोनों तरीके से केंद्र की तरफ से और राज्य सरकारों द्वारा जो इसे नियंत्रित किया जाता है, जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा, तो वो इस राष्ट्रीय ढांचे को निर्धारित करने में उनकी अहम भूमिका यहाँ पे रही है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भूमि है, इसमें गरीबी और नीतिगत मुद्दे क्या रहे हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यह स्पष्ट है कि जब घरेलू और विदेशी बाज़ारों में भागीदारी की बात आती है तो छोटे और सीमांत किसान विकलांग होते हैं। उनकी प्रतिस्पर्धात्मक, उनके द्वारा उत्पादित फसलों, बाजार की खामियों और उपलब्ध जानकारी तक पहुंच की कमी से बाधित होती है। प्रतिस्पर्धी विश्व बाजारों में भारत के किसानों को बाधित करने वाले अन्य कारकों में छोटे आकार की भूमि जोत और उत्पादन का कम थ्रूपुट शामिल है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन वस्तुओं का उगाना यहाँ पे मुश्किल है जिनकी विश्व बाजार में मांग है। मुख्यतः इन वस्तुओं की खेती की उच्च लागत और उनके बारे में सीमित ज्ञान का यहाँ पे मुद्दा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए उद्यमी समूहों, जैसे कि पहले सुझाव दिया गया था, को प्रोत्साहित करना यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के साथ फसलों को उगाने के लिए प्रतिस्पर्धा का जोखिम उठा सकते हैं। यद्यपि भूमि नीति की पहल और कृषि विकास के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य एक संबंध का सुझाव देने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। हालांकि दमनकारी भूमि संबंध निश्चित रूप से विकास के लिए बाधाएं थे और भूमि सुधारों ने विकास के लिए अनुकूल पूर्व शर्तें यहाँ पे बनाई, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर करती है। गरीबी के मुद्दे भी भूमि नीति के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। बेस्ले और बर्गेस 2000 ने किराएदारी सुधारों और बिचौलियों के उन्मूलन के कारण गरीबी में कमी के बीच एक कड़ी का मजबूत यहाँ पे सबूत दिया। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि भूमि सुधारों से भूमिहीनों को भी लाभ हुआ है। हालांकि ग्रामीण भारत में जोत के हाशिए पर जाने की प्रक्रिया के साथ इसका सामंजस्य एक विश्लेषणात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। दुविधा यहाँ पे यह है कि जो सुधार उपायों ने गरीबी कम करने में मदद की है, लेकिन एक गरीब भूस्वामी की जोत का औसत आकार यहाँ पे कम हो गया। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो घरेलू और विदेशी बाज़ारों में भागीदारी की बात आती है, तो हमेशा यहाँ पे जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनका यहाँ पे शोषण होता है, वो यहाँ पे विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता यहाँ पे उनके द्वारा उत्पादित फसलों, बाज़ार की खामियों और उपलब्ध जानकारी की पहुँच इतनी नहीं होती, जिससे उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन वस्तुओं का उगाना यहाँ पे मुश्किल है जिनका विश्व बाज़ार में मांग है, क्योंकि इन वस्तुओं की खेती की उच्च लागत और उनके बारे में सीमित ज्ञान, क्योंकि उनको यहाँ पे इतना वो नहीं मिलता कि बेचारे वहाँ पे लागत लगा सकें या फिर उनके पास वहाँ पे ज्ञान हो और वो जो विश्व बाज़ार में ज़्यादा इसकी मांग है उसको यहाँ पे पैदा किया जा सके उनके द्वारा भूमि में। इस समस्या को दूर करने के लिए जो उद्यमी समूहों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के साथ फसलों को उगाने के लिए प्रतिस्पर्धा का जोखिम तो उनको यहाँ पे उठाना ही पड़ेगा। तो यह जो भूमिहीनों को भूमि देना एक यहाँ पे भूमि सुधारों द्वारा एक अच्छा कदम यहाँ पे लिया गया, और इस यहाँ पे बस दुविधा ये है कि यहाँ पे गरीबी तो कम की गई, लेकिन एक गरीब भूस्वामी की जोत का जो औसत आकार है वो यहाँ पे कम हो गया।
अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भूमि सांख्यिकी और अभिलेखों का आधुनिकीकरण। अ, वैज्ञानिक भूमि अभिलेखों की अनुपस्थिति छोटे भूस्वामियों की भूमि को पट्टे पर देने या उच्चतम बोली लगाने वाले को सूचित बाजार में बेचने की क्षमता को अपंग कर देती है। उन्हें बाजार के बजाय अधिग्रहण के माध्यम से भूमि के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए राज्य पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाने में राज्य की यह भूमिका विडंबनापूर्ण हो जाती है, क्योंकि राज्य विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभाग और संगठन सबसे बड़े यहाँ पे भूस्वामी हैं। केंद्रीय जगतों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई सूची यहाँ नहीं है। हालांकि अध्ययन इस तरह की होल्डिंग्स को बहुत बड़ी और कम उपयोग की ओर इशारा करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के साथ साथ देश के प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के पास भूमि का बड़ा हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय के पास व्यापक भूमि भी है, विशेष रूप से छावनियों में, जिनमें से कई प्रमुख शहरी क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे जो यह जो भूमि को पट्टे पर देना, जो हमारे छोटे भूस्वामियों को और उनके उच्चतम बोली लगाने वाले सूचित बाजार में बेचने की क्षमता यहाँ पे अपंग कर दी गई, क्योंकि ये जो अधिग्रहण का यहाँ पे वो आया कि कोई भी राज्य अपने जो है उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यहाँ पे उसको भूमि अधिग्रहण कर सकता है। तो इससे उनको यहाँ पे मजबूर किया गया राज्य पर निर्भर होने के लिए। तो यह विशेष, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये होल्डिंग्स है इस तरह की बहुत बड़ी और कम उपयोग की ओर यहाँ पे इशारा भी करती है। और वहीं पे रक्षा मंत्रालय के पास यहाँ पे बहुत सारी भूमि है जो कि विशेष रूप से यहाँ पे छावनियों द्वारा, और जिनमें कई प्रमुख शहरी क्षेत्र भी यहाँ पे देखे गए हैं। कीमतें, लागत और सुधार भी यहाँ पे एक आधुनिकीकरण का यहाँ पे हो रहा है। भारत में भूमि के लिए एक कुशल बाजार की कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए लागतों का कोई अनुमान नहीं है। केंद्र सरकार खुद यहाँ पे नोट करती है कि जो विस्थापित आदिवासी आबादी, इस तरह की लागत विशेष रूप से उनके लिए अधिक है। हालांकि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि देश की आबादी के सापेक्ष भूमि की कमी को देखते हुए भूमि के लिए एक बाजार भूमि स्वामित्व के असमान वितरण से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को बढ़ा देगा। इसके विपरीत एक कुशल भूमि बाजार उन लोगों के लिए लेन देन लागत को कम करेगा जिनकी सिद्धांत आर्थिक संपत्ति भूमि का यहाँ पे एक टुकड़ा है। भूमि संघर्षों के आंकड़ों से यहाँ पता चलता है कि इनमें से अधिकांश आम भूमि पर अधिकारों के बारे में है, जैसे कि 2016 के अंत तक भारत में 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि से जुड़े 289 भूमि संबंधी विवादों के साक्ष्य बताते हैं कि 32% में सामान्य भूमि और 42% सामान्य और निजी भूमि शामिल है। इस प्रकार 3/4 भूमि संघर्ष आम भूमि के बारे में है, ऐसे क्षेत्र जो या तो सरकार के कब्जे वाले हैं या बिना किसी संपत्ति धारक के भूमि का यहाँ पे दावा करते हैं। सीमांत समुदायों तक भूमि पहुँच। ग्रामीण इलाकों में हाशिए पर पड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा न केवल आय के स्रोत के रूप में बल्कि सामाजिक सुरक्षा और स्थिति के उपाय के रूप में भूमि तक पहुँच के लिए तरसता रहता है। लेकिन पिछले 2 दशकों से न्यूनवादी शासन के सामने आने के बाद से ग्रामीण गरीबों के लिए भूमि तक पहुंच की भूमिका को कम करके यहाँ पे आंका गया है और भूमि सुधारों के मुद्दे को महत्वहीन बना दिया गया है। विशिष्ट न्यूनवादी दावा यह है कि उच्च और तेज विकास प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा। यह न्यूनवादी शासन के तहत कृषि की उपेक्षा के कारण छोटे सीमांत कृषक समुदाय के बीच बढ़ते संकट को भूमि सुधारों के खिलाफ एक तर्क में बदल दिया जाता है। भूमिहीनों या भूमिहीनों की भूमि के छोटे टुकड़े आवंटित करके सहित पुनर्वितरण भूमि सुधारों की प्रक्रिया को खेती के हाशिए के टुकड़ों को बनाए रखने के उपाय के रूप में तर्क दिया जाता है, जिससे गरीबों की आय में कोई सुधार नहीं होगा। इसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि वितरण के लिए उपलब्ध संभावित भूमि बहुत कम है और यदि वितरित की जाती है तो यह पहले से ही उच्च सीमांत खेतों के अनुपात को
और बढ़ा देगी, जिससे संकट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सीमांत समुदाय का भूमि तक उनकी जो समान पहुँच है, उसको यहाँ पे जो है यह समस्या यहाँ पे बनी ही हुई है, क्योंकि अगर यह वितरण है अगर किया जाता है, तो पहले से ही जो उच्च सीमांत खेतों का अनुपात यहाँ पे है, उसको और उसमें बढ़ावा मिलेगा, जिससे संकट यहाँ पे और बढ़ जाएगा। भूमि अभिलेखों में सुधार, हालांकि स्थिति निश्चित रूप से राज्य द्वारा भिन्न होती है। भारत में भूमि अभिलेखों की आमतौर पर अपर्याप्त स्थिति यहाँ पे देखी गई। अपर्याप्त भूमि रिकॉर्ड भूमि कार्यकाल सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, निश्चित रूप से गरीबों के लिए, लेकिन यह भी अधिक व्यापक रूप से है। अपर्याप्त भूमि रिकॉर्ड भी भ्रष्टाचार की सुविधा प्रदान करते हैं, भूमि विवादों की उच्च और महंगी घटनाओं में योगदान करते हैं, प्रभावी योजना बनाने और राजस्व बढ़ाने की सरकार की क्षमता को कम करते हैं और आमतौर पर अच्छे भूमि शासन की क्षमता को यहाँ पे सीमित करते हैं। तो यह जो यहाँ पे हम देखा गया है कि जो हमारे अभी भारत में अपर्याप्त भूमि रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई वो नहीं बना है, तो उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, उसमें यहाँ पे उसको बढ़ावा मिला है। निश्चित रूप से गरीबों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यह भी अधिक व्यापक रूप से, तो यहाँ पे जो है आमतौर पर अच्छे भूमि शासन की क्षमता को सीमित किया जाता है। फार्मलैंड रेंटल या लीजिंग यहाँ पे देखा जाए तो ये भूमिहीन और भूमि गरीब परिवारों तक भूमि पहुँच बढ़ाने और भूमि के अधिक कुशल उपयोग के लिए एक शक्ति उपकरण है। दुर्भाग्य से अधिकांश भारतीय राज्यों में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक कृषि भूमि किरायों के प्रतिबंधों का गरीबों की भूमि तक पहुंच, अधिकांश किराएदारों की अनौपचारिक स्थिति के कारण कार्यकाल की सुरक्षा और समग्र कृषि दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे जो ये फार्म लैंड रेंटल मार्केट भूमिहीन और भूमि गरीब परिवारों तक भूमि पहुँच को बढ़ाना और भूमि के अधिक कुशल उपयोग को यहाँ पे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पेश करना, ये कहीं ना कहीं अधिकांश भारतीय राज्यों में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक कृषि भूमि किराए के प्रतिबंधों का गरीबों की भूमि तक पहुँच और इस चीज़ को बढ़ाने में समग्र कृषि दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भूमि विधान का सरलीकरण और सामंजस्य पूर्णता, कई प्रावधान यहाँ पे पुराने, अप्रासंगिक, अत्यधिक जटिल और असंगत है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है हमेशा से देखी गई है इस तरह की समस्याएं। वहीं भूमि संबंधी कानूनी जागरूकता और सेवाओं में वृद्धि होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो गरीबों और गैर सरकारी संगठनों और लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए कानूनी सेवाओं तक सीमित पहुंच और कानूनी सेवा एजेंसियां इस अंतर को भरने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे उससे क्या होगा कि उनकी जो ये कानूनी जागरूकता है, अगर वहाँ उनको भूमि के अधिकारों के बारे में या उनको जो भी वहाँ पे उनका जो भूमि संबंध उसके वितरण को लेके, उनकी पुनर्स्थापना को लेके यहाँ पे जितने ज़्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे, कानूनी सेवाएं यहाँ पे दी जाएंगी कानूनी सेवा एजेंसियों द्वारा, तो इस अंतर को भरने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ ये कर सकती हैं। वहीं भूमि डाटा अंतराल को बंद करना, भूमि से संबंधित जो डाटा अंतराल का सामना करना पड़ता है, जिनके पास भूमि अधिकार है और भूमि अधिकारों की प्रकृति है, सरकार भारत में नियमित रूप से इस डाटा को एकत्र नहीं कर रही है और इसको करने की यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये रहेगा तो वहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना हमारे पास क्षेत्र है वितरण करने के लिए, कितना नहीं, उसका यहाँ पे औसतन, तो वो सब यहाँ पे देखने में इस चीज़ को जो है अहम भूमिका रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पे इसको एकत्र नहीं किया गया है। वहीं महिलाओं के भूमि अधिकारों को मजबूत करना, यह भी भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सीमित करता है, क्योंकि भारत में महिलाओं के भूमि स्वामित्व का स्तर विशेष रूप से कम है और महिलाओं की भूमि स्वामित्व असुरक्षा का स्तर भी यहाँ पे अधिक है। अधिकांश महिलाएं भूमि का उपयोग करने के लिए अपने जीवन में पुरुषों पर निर्भर हैं। तो अगर उनको यहाँ पे आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा भूमि तक समान पहुँच के द्वारा, कि उनको पुरुषों के
साथ उनके जैसी ही समानता यहाँ पे दी जाएगी। तो यह एक सतत विकास के लिए यहाँ पे अति आवश्यक है। अब मैं पिछले 30 वर्षों में कृषि भूमि पट्टा बाजार में जो बदलाव आया है, इस प्रक्रिया में जो 5 घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। पट्टे की अवधि जो आजीवन हुआ करती थी, उसे कम कर दिया गया है और अधिकांश राज्यों में पट्टे की अवधि अब 3 साल से भी कम है। पहले पट्टे पर दी गई भूमि पर ज़मींदार की निगरानी बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती थी। किराएदारों के कब्जे के डर के परिणाम स्वरूप यह अब बढ़ गया है और संसाधन साझाकरण और लागत साझाकरण के मामले में ज़मींदार किराएदार संबंध मजबूत हो गए हैं। यहाँ पे निवेश में भूस्वामी का हिस्सा नगण्य हुआ करता था, लेकिन तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। मकान मालिक द्वारा तय किया जाने वाला किराया कुछ राज्यों में विनियमित किया गया है, लेकिन शायद ही कभी प्रभावी ढंग से, जैसे कि पश्चिम बंगाल वाला अपवाद यहाँ पे रहा है। कुछ अन्य राज्यों में जहाँ किराएदारी गुप्त है, मकान मालिक किराया तय करता है और यह शुद्ध उपज का 50 से 85% हो सकता है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में काश्तकारों का शोषण किया जाता था और इसलिए वे शायद ही कभी खुद को उस भूमि से जोड़ते थे जिस पर वे खेती करते थे। हालांकि अब काश्तकार खुद को भूमि से जोड़ते हैं। इस प्रकार काश्तकार की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। यह सच होना चाहिए जहां काश्तकारी को भूमि पट्टा बाजार के कानूनी और संरक्षित ढांचे में दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ 2 स्थितियों का संज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। काश्तकारी पर पूर्ण प्रतिबंध वाले क्षेत्र में अवैध काश्तकारी और ऐसे क्षेत्र में अनौपचारिक काश्तकारी जहां काश्तकारी कानूनी रूप से अनुमत है, लेकिन विभिन्न कारणों से काश्तकारी अनुबंध दर्ज नहीं किया गया है। इन दोनों मामलों में काश्तकार की आमदन और तकनीकी क्षमता कम होने की संभावना नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। अनुच्छेद 19(1)(f) जो यहाँ पे 44वें संशोधन के द्वारा यहाँ पे हटाया गया, वहीं जो है हमारा अनुच्छेद 31(1) को भाग 3 से हटा दिया गया था और उसकी जगह अनुच्छेद 300(a) है, जिसमें कहा गया कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह जो हमारा 44वां संशोधन यहाँ पे रहा, उसने इस संपत्ति के अधिकार को जो कि 19(1)(f) में दिया गया था, उसे निरस्त कर दिया, जिसका मतलब यह था कि अगर कार्यपालिका कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करती है, तो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पहले की तरह त्वरित उपचार का अधिकार नहीं है, क्योंकि अब ये एक संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसके लिए यहाँ पे अनुच्छेद 300(a) है। अब मैं बताना चाहूँगी संपत्ति के अधिकार और यथास्थिति के अवशेष। जैसा कि पहले उल्लेख मैंने अभी बताया कि 44वें संशोधन के बाद नागरिकों के पास संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत बेदखली के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राज्य किसी ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है जिसका प्रशासन अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है, तो मुआवजा पूरा होना चाहिए और बाजार मूल्य पर आधारित होना चाहिए। यदि राज्य उस भूमि का अधिग्रहण करता है जिस पर मालिक व्यक्तिगत रूप से खेती करता है और ऐसी भूमि वैधानिक सीमा से अधिक नहीं है, तो राज्य को ऐसे मालिक को उसकी ज़मीन के साथ साथ उस पर खड़ी किसी भी इमारत का पूरा बाजार मूल्य यहाँ पे देना होगा। अब मैं कुछ नीतियों के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी जो कि हमारे प्रासंगिक कानून और नीतियाँ भारत में लाई गई, जैसे कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में मुआवजा का अधिकार गुजरात संशोधन अधिनियम 2016, राजस्थान लैंड पुलिंग स्कीम बिल 2016 यहाँ पे रही है। भारत में भूमि सुधार पर ग्रामीण विकास और जन सत्याग्रह मंत्रालय के साथ समझौता, भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 पर संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन, वहीं अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ प्रासंगिक कानून हैं और नीतियाँ हैं जो भूमि अधिकार को, भूमि अधिग्रहण और इससे संबंधित इसको यहाँ पे नियंत्रित करती है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार को भूमि अधिकारों पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी कृषि उत्पादकता में बढ़ावा मिलता है, वहीं सामाजिक और आर्थिक प्रगति यहाँ पे होती है।
भूमि स्वामित्व में संरचनात्मक बदलाव यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। वहीं पे भूमि धारकों का जो सशक्तिकरण है वो यहाँ पे उसमें काफ़ी योगदान रहा है। कृषि और आर्थिक विकास का अभिन्न अंग यहाँ पे हमेशा से माने गए हैं। उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में है, जो सतत विकास और समान प्रगति को बढ़ावा देने में इसके महत्व को रेखांकित करता है। जैसे कि भारतीय कृषि के संरचनात्मक और संस्थागत आयाम यहाँ पे मैंने दिए हैं कि इससे कृषि संरचना में मिलता है आकार, वर्ग और जाति परिदृश्य में परिवर्तन देखा गया है। वहीं ग्रामीण, भूमिहीन तथा भूमि विकास नीतियाँ यहाँ बनाई गई हैं। भूमि तक पहुँच और भूमि अधिकार के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने महिलाओं के अधिकार, काश्तकारी और काश्तकार अधिकारों का विकास और प्रकृति, जनजातीय भूमि अधिकार के बारे में जाना। वहीं नीति और संस्थागत हस्तक्षेप यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे विस्थापन, बेदखली, पुनर्वास यहाँ पे किया जाता है। सहकारिता, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और भूमि तक पहुँच कैसे मिल सकती है। धन्यवाद।